वॉइस क्लियर आ रहा है सभी को? हाँ सर। स्क्रीन शो हो रहा है? हाँ सर, बिल्कुल। ठीक है। तो आज हम लोगों का जो पहला फेज था ना, फुटप्रिंटिंग यानी हैकिंग का, हम लोग टोटल कितने फेजेस देखे थे? 5 फेजेस। जिसमें पहला था हमारा इंफॉर्मेशन गैदरिंग, जिसको कि हम लोग फुटप्रिंटिंग भी बोलते हैं, रिकॉग्निशंस भी बोलते हैं और रिकॉन भी बोलते हैं। ठीक है। फिर जो हमारा दूसरा था वो स्कैनिंग है। तीसरा हमारा क्या है? गैनिंग एक्सेस। चौथा जो हमारा वो मेंटेनिंग एक्सेस, और सबसे लास्ट जो हमारा फेज होता है वो होता है कवरिंग ट्रैक्स। ठीक है। तो आज हम लोग अपने हैकिंग का फर्स्ट फेज देखने वाले हैं, जो कि हमारा यहाँ पे है फुटप्रिंटिंग। ठीक है। तो हम लोग पहले समझते हैं कि फुटप्रिंटिंग होता क्या है एक्चुअल में। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको जब फेजेस में समझा रहा था तभी मैंने आपको बता दिया था कि जैसे कि आपको इसके नाम से पता चलता है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, यानी कि द जैसे कि फुटप्रिंटिंग का यहाँ आपको डेफिनेशन देखने को मिल रहा होगा, द फाइन आर्ट ऑफ गैदरिंग टारगेट इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड फुटप्रिंटिंग। यानी कि हम लोग अपने टारगेट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं वो किस फेज में करते हैं हम लोग इंफॉर्मेशन गैदर, ये बताइए। हम लोग जो अपने टारगेट होगा, हमारा टारगेट क्या हो सकता है? लकी, आंसर कीजिए इसका। हेलो, यस सर। माइक ऑन करके रिप्लाई कीजिए आप लोग कि हमारा टारगेट क्या हो सकता है। या तो एक कंपनी हो सकती है, एक कंपनी हमारा टारगेट हो सकता है ना। सर व्यवसाय भी तो हो सकता है ना। कंपनी हो सकता है, कंपनी का ही वेबसाइट होगा ना। हाँ यस ये, सर। या तो हमारा एक कोई पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन टारगेट हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग किसी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे तो किस टाइप का इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, ये बताइए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग गैदर करेंगे कि कंपनी का क्या नेम, कंपनी कौन सा वेबसाइट यूज करता है, यानी कि कंपनी के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे। बग वग भी। ठीक है, वो सब बग के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। बस हम लोग माइक बंद कीजिए जिनका माइक ऑन है। अगर हम लोग किसी कंपनी के बारे में करते हैं, कंपनी के बारे में करते हैं तो कंपनी का पहले पता करेंगे वेबसाइट के बारे में। ठीक है। फिर उसके बाद प्रोफाइल, सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करेंगे, सोशल मीडिया प्रोफाइल। ठीक है। उसके बाद फिर अदर इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉय से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन करेंगे, वेबसाइट क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, फिर कंपनी में का सीईओ कौन है, उसका क्या प्रोफाइल है। जितना इन्फॉर्मेशन गैदर करना है हम लोग इस फेज में करते हैं अपने टारगेट के बारे में। अब अगर एक पर्सन के बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं? उसका नेम क्या है, ठीक है, फादर नेम क्या है, फिर मदर नेम क्या है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो कौन क्लास में पढ़ता है, उसका फोन नंबर क्या है, उसका ईमेल ईमेल आईडी क्या है, उसका सोशल मीडिया प्रोफाइल का यूजर नेम क्या है, पासवर्ड। पासवर्ड तो आगे हम लोग पता करते हैं, क्रैक करते हैं। तो ये सब इन्फॉर्मेशन एक पर्सन के बारे में कलेक्ट करेंगे, ये सब इन्फॉर्मेशन हम लोग कंपनी के बारे में गैदर करेंगे। तो ये किस फेज में करेंगे? हम लोग तो फुटप्रिंटिंग के फेज में ही करेंगे ना। क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग, जो भी हमारा टारगेट होता है, यानी कि हैकिंग का जो फेज होता है, फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। तो हम लोग पहले क्या करेंगे? फुटप्रिंटिंग में यही काम हम लोग करते हैं, यानी कि अपने टारगेट के बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए, फुटप्रिंटिंग दो टाइप का होता है, इंटरनल फुटप्रिंटिंग और एक्सटर्नल फुटप्रिंटिंग। तो देखिए, इंटरनल फुटप्रिंटिंग को हम लोग कहते हैं एक्टिव, क्या बोलते हैं, एक्टिव फुटप्रिंटिंग। और जो एक्सटर्नल फुटप्रिंटिंग होता है वो होता है हमारा पैसिव। ठीक है। देखिए, आपको इंटरनल यूज ज्यादा नहीं किया जाएगा। अगर आप बुक्स वगैरह में देखोगे तो इंटरनल बहुत कम ही जगह आपको देखने को मिलेगा। इंटरनल यानी कि हम लोग एक्टिव फुटप्रिंटिंग, और एक्सटर्नल यानी कि पैसिव फुटप्रिंटिंग। अब हम लोग समझते हैं कि इंटरनल फुटप्रिंटिंग क्या होता है और एक्सटर्नल फुटप्रिंटिंग क्या होता है। फुटप्रिंटिंग परफॉर्म इनसाइड द नेटवर्क इज नन एज इंटरनल फुटप्रिंटिंग। यानी कि अगर कोई भी अटैकर है, ठीक है, वो अगर अपने टारगेट के साथ, फॉर एग्जांपल ये एक कंपनी है, ठीक है, और ये एक हैकर है, ठीक है, ये हैकर है, तो ये अपने टारगेट के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाएगा, बीच में किसी भी थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी का ये यूज नहीं करेगा। ये डायरेक्ट अपने टारगेट से रिक्वेस्ट करेगा और वो अपना इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल दीपक है और यहाँ पे पवन है, ठीक है।
अब अगर मुझे दीपक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, एक सेकंड मैं क्लियर कर लूं। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूं यहाँ पे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3 पर्सन मैं ले रहा हूं, ठीक है। एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी और तीसरे का नाम है सी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ए को इन्फॉर्मेशन चाहिए सी का, तो वो डायरेक्ट नहीं करेगा, डायरेक्ट सी से वो इन्फॉर्मेशन नहीं गैदर करेगा, ठीक है, बल्कि वो क्या करेगा, ए क्या करेगा, बी को बोलेगा, बी फिर आपको इन्फॉर्मेशन जो बी के पास होगा वो आपको सी का इन्फॉर्मेशन ये देगा। तो यहाँ पे देखिए ये डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहा है। ये बताइए हमारा जो टारगेट है यानी जो हैकर है वो डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहा है हमारे सी से, ये डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहा है। नो सर। तो ये हमारा क्या हो गया, पैसिव फुटप्रिंटिंग हो गया, यानी ये थर्ड पार्टी का यूज कर रहा है, ये तो थर्ड पर्सन हो गया ना। हाँ जी सर, जो ठीक है। थर्ड पार्टी होगा सर वो थर्ड पार्टी से लेकर देगा। हाँ। और जब भी हम लोग एक्टिव फुटप्रिंटिंग करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट हम लोग अपना क्वेरी भेजेंगे, डायरेक्ट हम लोग किससे पूछ लेंगे, अगर ए को सी का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ए डायरेक्ट किससे पूछेगा, सी से पूछेगा, और बीच में कोई भी थर्ड पर्सन का यूज नहीं होता है। तो अब इंटरनल में आपको समझ में आ गया, इंटरनल यानी कि एक्टिव फुटप्रिंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, अपना जो क्वेरी होता है वो डायरेक्ट टारगेट से पूछते हैं, और इसमें क्या करते हैं, थर्ड पर्सन का यूज करते हैं या थर्ड पार्टी का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डंपस्टर डाइविंग, शोल्डर सफरिंग। डंपस्टर डाइविंग का मतलब होता है कि अगर आप कोई भी कूड़े कचड़े के डब्बे से इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो तो उसको डंपस्टर डाइविंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब ये बताइए कि आप बहुत क्या कर रहे हो, आपको अपना आईडी पासवर्ड याद नहीं रहता है, ठीक है, और आपने नेट बैंकिंग ऑन करवाया और क्या हुआ कि बैंक से कॉल आया, आपका जो आईडी पासवर्ड बताने के लिए कॉल आया, आपने क्या किया, आपने कॉपी निकाला, उसका एक पेज फाड़ा और उसमें अपना आईडी पासवर्ड लिख दिया, ठीक है। कुछ टाइम बाद आपने उसे अपने फोन में सेव कर लिया और जो आपने पेज पे लिखा था उसको आपने क्या किया, मोड़ के डस्टबिन में फेंक दिया। तो ये बताइए कि जो आपने डस्टबिन में पेपर फेंका है उसमें आपका सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है या नहीं। यस सर है। अगर अगर कोई अटैकर आपके डस्टबिन को चेक करता है तो उसको आपका सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मिलेगा कि नहीं, हाँ जी मिल सर जाएगा, मिलेगा उसको। ठीक है। तो यानी कि मिलेगा। कूड़े और कचड़े से इंफॉर्मेशन गैदर करना डंपस्टर डाइविंग बोला जाता है, यानी कि डस्टबिन से भी जो भी इंफॉर्मेशन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डंपस्टर डाइविंग। फिर दूसरा हमारा क्या है, शोल्डर सफरिंग। शोल्डर सफरिंग का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल आप बस पे ट्रेवल कर रहे हो, ट्रेन पे ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, तो आपके बगल में तो कोई थर्ड पर्सन बैठेगा ही ना। ये बताइए बस पे भी आपके बगल की सीट में कोई पर्सन बैठेगा ही। अब वो पर्सन अगर आप अपने फोन यूज करोगे, आज के टाइम पे अगर आप ट्रेवल करते हो तो आप अपना फोन यूज करते ही हो, ये बताइए। हाँ जी। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हो, अपने फोन पे अपना अपना फेसबुक अकाउंट लॉग इन कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आपका जो थर्ड पर्सन आपके बगल में बैठा होगा तो क्या वो आपके पासवर्ड को देख नहीं सकता है, आप क्या टाइप कर रहे हो, हाँ जी सर, गैस कर सकता है। कुछ देखेगा सर जब पास में बैठा है तो। हाँ, तो उसी को बोलते हैं, यानी कि आपके कंधे के पास से जो भी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं शोल्डर सफरिंग, ठीक है। ये दो क्लियर हुआ, डंपस्टर डाइविंग और शोल्डर सफरिंग। अब ये बताइए दोनों में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट हम लोगों को बैठना पड़ता है, डायरेक्ट टारगेट के पास जाना पड़ता है, एक्टिव फुटप्रिंटिंग हो गया ये हमारा। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं पैसिव फुटप्रिंटिंग, ठीक है। When attacker is not connected to the target network in order to gather information, external footprinting is used. External footprinting provide huge information about the data. Example, website, Google, who is. अब ये बताइए कि अगर आप लोगों को किसी भी पर्सन का इंफॉर्मेशन चाहिए, आप अगर कोई वेबसाइट से इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो तो क्या आप डायरेक्ट आप क्या कर रहे हो, आप पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो, पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो ना। आप अगर गूगल से किसी कंपनी के बारे में पूछ रहे हो तो क्या गूगल जाके उस कंपनी, गूगल के पास तो उसका कंपनी का डेटा है तभी तो वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो आप थर्ड पार्टी का यूज कर रहे हो कि नहीं, ये बताइए। यस सर। तो पैसिव फुटप्रिंटिंग में क्या करते हैं हम लोग, किसी वेबसाइट से
यानी कि पैसिव फुटप्रिंटिंग में हम लोग इंटरनेट पे जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन होता है उसको हम लोग गैदर करते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा एक्सटर्नल और इंटरनल, एक्टिव और पैसिव। तो समझ में आया एक्टिव फुटप्रिंटिंग क्या है और पैसिव फुटप्रिंटिंग क्या है? किसी को कोई डाउट है तो अभी बता दीजिए, फिर ये सेशन आपका दोबारा नहीं होगा। ये आपका तीसरा बार हो रहा है, तो इसीलिए मैं आपसे क्लियर पूछ रहा हूँ। किसी भी स्टूडेंट को अगर डाउट है इनमें से तो आप लोग अभी ही पूछ लीजिए। आगे चले तब हम लोग। हाँ जी सर, ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि पेन और कॉपी अपना निकाल लो, कि मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंस अभी कुछ लिखवाऊंगा तो लिख लेना वो। सर मैं तो ट्रेन में हूँ। अच्छा, तो किसी फ्रेंड से हेल्प ले सर लेना मैं बाद में। बाइक पे हूँ। अच्छा ठीक है, तो जो स्टूडेंट के पास पॉसिबल है वो निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बेसिक रिकॉन के बारे में पहले पढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकल सेशंस पे आते हैं, ठीक है। बेसिक रिकॉन में क्या करेंगे हम लोग, पहले पिंग का करेंगे, पिंग। अब ये पिंग क्या होता है? पिंग का दो काम हम लोग करते हैं पिंग के थ्रू। ये एक कमांड है, ठीक है। ये आप लिनक्स पे भी यूज कर सकते हो, आप अपने विंडोज पे भी यूज कर सकते हो। पिंग से हम लोग पहला आईपी एड्रेस पता करते हैं किसी भी सिस्टम का, वेबसाइट का, और दूसरा ये पता करते हैं कि वो वेबसाइट लाइव है या नहीं, ठीक है। तो अगर आपको पिंग कमांड को यूज करना है तो आपको क्या करना होगा, अपने कीबोर्ड पे रन विंडोज प्लस आर बटन को टैप करना होगा और उसके अंदर आपको एक रन बॉक्स मिलेगा, उसमें आप cmd टाइप करना है। अगर आपको ऐसे ऑन नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो, अपने सर्च बार पे जाना है और यहाँ पे आपको cmd सिंपल टाइप कर देना है। तो यहाँ पे आपको कमांड प्रॉम्प्ट मिलेगा, इसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मेरा कमांड प्रॉम्प्ट ऑन हो गया है। यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है, पिंग टाइप करना है और आपको जो भी वेबसाइट का चेक करना है कि लाइव है या उसका आईपी एड्रेस देखना है तो आप सिंपल कर दो। जैसे मैं गूगल का करता हूँ, google.com, और मैंने किया हिट एंटर। तो यहाँ पे देखिए क्या मिल रहा है हम लोगों को, ये देखिए आपको बहुत सारा यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। पिंगिंग google.com, ये हमारा आईपी वर्जन 4 नहीं है, 6 है। कौन सा आईपी एड्रेस है? ये वर्जन 6 है, ठीक है। यहाँ पे रिप्लाई मिल रहा है, आप लोग ये देखिए, रिप्लाई फ्रॉम, किससे रिप्लाई मिल रहा है? ये आईपी एड्रेस। ये आईपी एड्रेस किसका है ये बताइए? ये हमारा गूगल का आईपी एड्रेस है, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ देखिए जी सर। क्या हो, ये देखिए पैकेट, पैकेट कितना सेंड हुआ आपको, आपने कितना पैकेट सेंड किया गूगल को के सर्वर पे? 4। और आपको रिसीव कितना हुआ? 4 पैकेट रिसीव हुआ। और लॉस्ट कितना हुआ? 0%। यानी ये सर्वर, ये जो गूगल है वो एक्टिवेट है, यानी एक्टिव है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को देखिए, आप अगर यहाँ पे पिंग कमांड में अगर आईपी वर्जन 4 देखना चाहते हो तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि पिंग में करता हूँ, /? अगर दोगे और एंटर करोगे तो आपको इसका हेल्प मेन्यू बॉक्स ओपन होगा, यानी कि और क्या क्या काम कर सकते हो वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जाओगे आप तो यहाँ पे देखने को मिलेगा देखिए अगर आपको आईपी वर्जन 4 देखना है तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, हाइफन क्या यूज करना है आपको? 4, ठीक है। तो मैं क्लियर करता हूँ स्क्रीन को और यहाँ पे मैं फिर से क्या करता हूँ, पिंग -4 किया और मैंने किया google.com और एंटर। अब ये देखिए आईपी एड्रेस आपको कौन सा मिल रहा है? वर्जन 4 मिल रहा है आपको, ठीक है। अगर ये आईपी एड्रेस को आप कॉपी करते हो, ठीक है, और गूगल पे पेस्ट करोगे तो आपको क्या ओपन होगा ये बताइए आप लोग, क्या ओपन होना चाहिए? तो सर गूगल की वेबसाइट ओपन होगी। देखिए मैंने ये आईपी एड्रेस पेस्ट किया और एंटर किया तो देखिए गूगल हमारा ऑन हो गया। तो ये किसका हम लोगों को आईपी एड्रेस मिला? गूगल का सर। गूगल का मिल गया, ठीक है। तो ये हमारा पिंग कमांड हम लोगों को दो चीज बताता है कि हमारा जो टारगेट है वो लाइव है, यानी ओपन है, चालू है या बंद है, ठीक है। और दूसरा क्या बताता है, हम लोगों को अपने टारगेट का आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे और पिंग में एक समझने का बात है, टीटीएल। यहाँ पे टीटीएल कितना दिखा रहा है आपको? 111 111, ठीक है। टीटीएल का फुल फॉर्म होता है टाइम टू लीव। क्या होता है फुल फॉर्म? टाइम टू लीव, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अगर अपना ये बॉक्स ऑन करूँ तो ये देखना यहाँ पे डिफॉल्ट टीटीएल वैल्यू, यहाँ पे आपको कुछ विंडोज जो कि सर्वर का यहाँ पे यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का ना डिफॉल्ट टाइम टू लीव वैल्यू होता है, ठीक है। अगर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे जैसे मैं करता हूँ विंडोज के लिए, अगर मैं आपको दिखाऊं, लिनक्स के लिए क्या दिखा रहा है आपको? देखिए लिनक्स के लिए 64,
ठीक है। लिनक्स के लिए 64 है और अदर ऑपरेटिंग सिस्टम का दिखा रहा है। अब यहाँ पे हम लोग विंडोज के लिए देखिए, विंडोज का आपको 32 भी मिलेगा और 128 भी मिलेगा और यहाँ पे वर्जन भी दिया हुआ है, कौन सा एंटी ग्रुप के लिए क्या है, ठीक है। विंडोज 7 में क्या दिखाएगा आपको, तो आप विंडोज 10 के लिए देखिए 128 बिट टीटीएल वैल्यू दिखाएगा। टीटीएल का है क्या सर? हाँ, टीटीएल का है, डिफॉल्ट टीटीएल वैल्यू। अगर कोई विंडोज का ये इसका ऑपरेटिंग सर सिस्टम यूज बता रहा हूँ, क्या है सर इसका? पहले सुन तो लीजिए पहले पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या बता रहा है, अगर आपको TTL वैल्यू 128 दिख रहा है तो इसका मतलब है कि क्या ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है हमारा सर्वर, विंडोज। जैसे अगर मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ 111, ठीक है, तो यहाँ पे अरे यार ये चला गया, इसमें 11 का कुछ रिजल्ट नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोगों को एक आइडिया मिल जाता है कि हम लोगों का जो टारगेट है वो किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग पहले देखते हैं कि टीटीएल होता क्या है, ठीक है। तो टीटीएल का मतलब होता है टाइम टू लिव। क्या होता है? टाइम टू लिव। अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेस 8 कमांड चलाते हैं, उसके बाद हम लोग टीटीएल के बारे में समझते हैं थोड़ा। ट्रेस 8 और मैंने कर दिया google.com और मैंने हिट किया एंटर, ठीक है। अब कॉपी पेन निकाल लो और टीटीएल के बारे में मैं जो लिखा रहा हूँ और ट्रेस रूट के बारे में जो लिखा रहा हूँ आप लोग लिख लो। सर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं टाइप नहीं करूंगा, मैं मुंह से बोलूंगा, ठीक है। ओके सर। लिखिए ट्रेस रूट, हेडिंग में ट्रेस रूट दे दो। यस सर। It can be used to determine what path a packet to get to the target computer. It can be used to determine what path a packet takes to get to the target computer. It can be used to determine what path a packet takes to get to the target computer. यानी ट्रेस रूट आपको ये बताता है कि आपका जो पैकेट है वो आपके टारगेट कंप्यूटर तक पहुंचने में कौन कौन सा पाथ का यूज कर रहा है। जैसे आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ये मेरा, अगर मैं यहाँ पे आईपी वर्जन 4 के लिए रिक्वेस्ट करूं तो देखना है पहले मेरा आपको रिलायंस का यानी कि मेरा वाईफाई का एडेप्टर का ये वाईफाई का ये दिखेगा आईपी एड्रेस। जैसे मैं अगर इसको आईपी एड्रेस को कॉपी करता हूं और अपने ब्राउजर में पेस्ट करता हूं तो देखना आप लोग जियो का यहाँ पे ओपन होगा, ठीक है, जियो का गेटवे ओपन हो जाएगा। ये देखिए मैंने एंटर किया और देखिए क्या ओपन हुआ, तो पैकेट मेरा कहाँ से जा रहा है, मेरे वाईफाई से होके जाएगा, मेरे वाईफाई से ही होके जाएगा ना, गेटवे से वाईफाई का। उसके बाद यहाँ का सर जी, हाँ हेलो, हाँ बोलिए। सर ये गेटवे में थोड़ा एग्जांपल दे देना। गेटवे का मतलब हो गया आपका राउटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का कहाँ से जाएगा पैकेट, मेरे सिस्टम से निकलेगा तो मेरे गेटवे से पहले जाएगा यानी मेरे राउटर से होके जाएगा। उसके बाद देखना लास्ट आपका जो, हाँ, अगर लास्ट कहाँ पे पैकेट है, लास्ट पैकेट कहाँ जा रहा है, लास्ट पैकेट का जो आईपी एड्रेस हम लोगों को मिला है वो यहाँ पे। अगर मैं उस आईपी एड्रेस को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ तो देखना क्या ओपन होगा, गूगल ओपन हुआ। तो मेरे और गूगल के बीच, हाँ, मेरे और गूगल के बीच में कितने अदर्स राउटर्स हैं देखिए। टोटल मेरे कंप्यूटर से पैकेट को जो हम लोगों ने अपने टारगेट तक भेजा है वो कितना राउटर्स को फॉलो कर रहा है, 14 राउटर्स बीच में हमारे आ रहे हैं। और ये कितने बार ट्राई करेगा, 30 होप्स का भी मतलब राउटर ही हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तक लिखे आप लोगों ने, यहाँ तक लिखे, इट कैन बी यूज टू डिटरमाइन व्हाट पाथ ए पैकेट टेक टू गेट टू द टारगेट कंप्यूटर। लिख लिया यहाँ तक।
इसके आगे लिखिए, yes sir, एक बार से रिपीट कीजिएगा तो लाइन से। इट कैन बी यूज टू डिटरमाइन व्हाट पाथ a packet takes to get to the target computer. A packet takes to get to the target computer. एक बात आप लोगों को याद रखना है कि विंडोज में जब हम लोग ट्रेस रूट यूज करते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने विंडोज में यहाँ पे ट्रेस रूट यूज किया ना, तो ये आईसीएमपी प्रोटोकॉल को यूज करता है। किस प्रोटोकॉल को यूज करता है? इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल को यूज करता है, ठीक है। और जो आपका लिनक्स में अगर आप ये यूज करोगे ट्रेस रूट, तो वो करेगा यूडीपी प्रोटोकॉल को। किस प्रोटोकॉल को यूज करेगा वो? लिनक्स में आपका यूडीपी प्रोटोकॉल को। अगर इसमें अगर आपका होगा तो डिफॉल्ट टीटीएल में देखिए यहाँ पे आईसीएमपी यूज हो रहा है विंडोज के लिए, दिख रहा है आपको? और यहाँ पे यूडीपी ये तो वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको गूगल पे सर्च करूं ट्रेस नेट यूज विच प्रोटोकॉल, देखिए द ट्रेसराट डायग्नोस्टिक प्रोटोकॉल सेंडिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल इन विंडोज। आईसीएमपी प्रोटोकॉल यूज करता है आपका, और इन लिनक्स में करोगे तो आपका यूडीपी प्रोटोकॉल को करेगा। अब आगे हम लोग देखेंगे कि यूडीपी क्या है और आपका ये क्या है इसका। तो लिनक्स ट्रेस रूट हाउ टू यूज, यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यूडीपी पैकेट्स आर सेंड टू एनालाइज द राउट विच वुड बी टेकन। ये लिनक्स के लिए हमारा क्या यूज कर रहा है? यूडीपी प्रोटोकॉल को, और विंडोज के लिए टीसीपी प्रोटोकॉल को, ठीक है। ट्रेस रूट आगे लिखिए, ट्रेस रूट यूजेस एन आईपी हेडर फाइल नन एज टीटीएल। ट्रेस रूट यूजेस आईपी हेडर फाइल नन एज टीटीएल। टीटीएल को ब्रैकेट में देके कर दीजिए टाइम टू लिव। सर एक बार और रिपीट कर दीजिएगा। ट्रेस रूट यूजेस एन आईपी हेडर फाइल, ट्रेस रूट यूजेस एन आईपी हेडर फाइल नन एज टीटीएल। यानी ट्रेस रूट क्या करता है? आईपी हेडर फाइल का यूज करता है जिसको कि हम लोग टीटीएल बोलते हैं। ट्रेस रूट यूजेस एन आईपी हेडर फाइल नन एज टीटीएल, टाइम टू लिव। Trace root uses IP header file none as TTL, time to live, and show the path packet travel between two hosts, and show the path packet travel between two hosts, and show the path packet travel between two hosts, sending out consecutive packet with every increasing TTL values. And show the path packet travel between two hosts, and shows the path packet travel between two hosts, sending out consecutive packet with every increasing TTL value, ठीक है। एंड सेंडिंग आउट, उसके बाद कैसे? consecutive packet, consecutive packet with every increasing TTL value। सर एक बार प्लीज दोबारा बोल दो। ठीक है। ट्रेस रूट यूजेस एन आईपी हेडर फाइल नन एज टीटीएल, ब्रैकेट में लिख लीजिए टाइम टू लिव, एंड शो द पाथ पैकेट ट्रेवल्स बिटवीन टू होस्ट, सेंडिंग आउट कंसेक्टिव पैकेट विथ एवरी इंक्रीजिंग टीटीएल वैल्यूज। यहां तक लिख लिए? सेंडिंग आउट, अब ये डायग्राम दिख रहा है सभी को? मैं इसको सेव करता हूँ इमेज को।
पेज है ये तो। जस्ट वंस किया मैंने। हाँ, ये डायग्राम सभी को दिख रहा है? ये बताइए। तो यहाँ पे देखिए क्लाइंट है हमारा, ठीक है? क्लाइंट दिख रहा है सभी को? यस सर। क्लाइंट, यस सर। ठीक है? तो ये क्लाइंट है। ये टाइम टू लीव कितना भेज रहा है पहले? 1 1, ठीक है? तो यहाँ पे पहले ये लिख लीजिए डायग्राम, मैं इसके बारे में दिखा रहा हूँ, उसके बाद आप लोगों को मैं ये डायग्राम को समझाता हूँ, ठीक है? TTL इज ए काउंटर, यहाँ पे लिख लीजिए हाउ TTS वर्क्स, हाउ TTL वर्क्स लिख लीजिए आप हेडिंग देके। हाउ टीटीएल वर्क्स। वर्क्स, हाँ, TTL कैसे काम करता है? ओके सर। TTL is a counter. टीटीएल इज ए काउंटर। TTL is a counter that keep track of each router slash hops. दैट कीप Track of each router or hop that track of each router or hop as the packet travel to the target. सर एक बार फिर से बोलिए। मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है? हाँ सर लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। TTL is a counter that keeps track of each router और hops, ठीक है? As the packet VELS travels to the target. The TTL field is set by the sender of the data and each counter through which the packet passes on the router to its destination reduces the TTL by 1. The TTL is limited to the TTL is limited to 16 hops, which means it try 16 times to deliver a packet, and after 16 times the packet is discarded as undeliverable if TTL reach 0. The
packet is discarded and ICMP message is sent to the originating computer. A computer sends a packet of TTL value 1. If the first router is not correct, it subtract 1 from TTL effectively resetting it to 0 and sends a error time accident in transmitted to the origin to the origin computer and the packet is okay. The originate computer the TTL by 1 into 1 plus 1 and again sends the packets with TTL true. तो फोर्थ नंबर हमारा क्या हो जाएगा फिर the first router incorrect router subtract 1 from TTL but again but since it's not 0 now it forward the packets to the another राउटर। यहाँ पे अब समझिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट सभी स्टूडेंट ले लो इसका। देखिए सर मैं यहाँ पे ले लीजिए, मैं यहाँ पे भी इसी को समझा रहा हूँ। पहला क्या होता है, ए कंप्यूटर सेंड ए पैकेट ऑफ टीटीएल वैल्यू 1, यानी कि जो हमारा पहला कंप्यूटर रिक्वेस्ट करेगा वो कौन सा टीटीएल वैल्यू भेजता है आपका
पहला 1 भेजता है 1। यहाँ पे देखिए ये टीटीएल वैल्यू क्या जा रहा है आपका 1 जा रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे लिख, ठीक है, उसके बाद आगे नोट्स में देखिए मैंने क्या लिखा हूं मैं, ठीक है, थोड़ा डाउन हो जाए कर लूं मैं। यहाँ पे देखिए इफ द फर्स्ट राउटर इज नॉट करेक्ट, तो यहाँ पे देखिए ये क्या बोल रहा है, हमारा फर्स्ट जो राउटर है वो करेक्ट नहीं है, यहाँ पे दिख रहा है, ये बताइए। यस सर, यस। If the first router is not correct, it subtract 1 from TTL। ये क्या करेगा, TTL से एक, TTL में जो हमारा TTL पहले कितना था, पहले हमारा TTL है अभी जो हमारा फर्स्ट कंप्यूटर जो हमारा क्लाइंट है उसने भेजा पैकेट TTL वैल्यू 1, ठीक है, और ये जो पहला राउटर गया वो गलत था, तो इसमें क्या माइनस हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा ना। Resetting it to 0 and send a error time exceeded in a transmitted to the originate computer and packet is expire। क्यों एक्सपायर हो गया, हम लोगों ने क्या किया, पहले आप लोगों को मैंने नोट्स में क्या लिखाया था, यहाँ पे देखिए कि ये if TTL reach 0 the packet is discard। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हो, अगर TTL आपका 0 हो जाएगा तो पैकेट क्या हो जाएगा आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। अब ये देखिए TTL का कंसेप्ट क्यों लाया गया था। अब ये बताइए कोई भी आप रिक्वेस्ट करते हो वो अगर आपका जो सर्वर डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचता है तो वो इंटरनेट पे ही रह जाएगा अगर उसको डिस्कार्ड नहीं किया जाएगा तो, ये बताइए। फॉर एग्जांपल आप ट्रैफिक का ले लो कि अगर एक गाड़ी, छोटा सा रोड है अगर उस रोड पे दोनों तरफ से एक बड़ा बड़ा ट्रक आ जाए, ठीक है, और दोनों क्या बोले कि ना मैं पीछे जाऊंगा ना मैं पीछे जाऊंगा, तो पूरा ट्रैफिक जाम हो जाएगा ना, ये बताइए। यस सर। उसी तरह अगर इंटरनेट पे हर पर्सन का जो रिक्वेस्ट होगा वो आप लोग देखते हो कभी कभी आपका रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं किया जा सकता है, नहीं होता है कुछ इशू की वजह से, तो अगर वो इंटरनेट पे वो आपका जो आपने डेटा सेंड किया था यानी जो रिक्वेस्ट किया था वो अगर रहेगा तो क्या इंटरनेट जाम नहीं हो जाएगा, ये बताइए। यस सर। इसीलिए टीटीएल का कंसेप्ट लाया गया कि ये कितना बार ट्राई करेगा, आपका पैकेट को डिलीवर करने के लिए कितना बार ट्राई करेगा, 16 बार। 16 टाइम में अगर आपका पैकेट पहुंच जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपका पैकेट को क्या कर दिया जाएगा, डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी ये समझिए, जैसे ही हमारा 1 + 1 - 1 हुआ, क्यों, जब राउटर गलत होगा तो एक माइनस कर देगा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया 0। और हम लोगों ने अभी क्या देखा कि जैसे ही हमारा यहाँ पे टीटीएल वैल्यू 0 होगा तो पैकेट क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। फिर आगे देखिए थर्ड स्टेप में हमारा क्या होगा, द ओरिजिनेट, और डिस्कार्ड होने के बाद क्या होगा, ओरिजिनेट कंप्यूटर के पास एक एरर मैसेज भेज दिया जाएगा, ठीक है, कि देखिए यहाँ पे ट्रांसमिटेड टू द ओरिजिनेट कंप्यूटर एंड द पैकेट इज एक्सपायर, ठीक है। और वो एक कौन मैसेज करेगा, आईसीएमपी मैसेज करेगा, यहाँ पे देखना मैंने यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ हूँ, लिवर एंड आईसीएमपी सेंड, आईसीएमपी मैसेज इज सेंड टू द ओरिजिनेट कंप्यूटर। कंप्यूटर को तो पता चलना चाहिए कि हमने जो रिक्वेस्ट किया वो डिस्कार्ड हो चुका है। फिर जैसे कंप्यूटर के पास एरर मैसेज आएगा यानी क्लाइंट के पास एरर मैसेज आएगा, द ओरिजिनेट कंप्यूटर इंक्रीमेंट द टीटीएल वैल्यू बाय 1 * 1 + 1। तो ये अगर 1 * 1 + 1 करेगा तो 1 * 1 1 हो गया, और 1 + 1 वो कितना हो गया हमारा 2 हो गया। अब ये बताइए जैसे ये 2 हो गया एंड अगेन सेंड द पैकेट टू द टीटीएल वैल्यू 2। अब ये देखिए हमारा ये पैकेट किससे गया, जो हमारा दूसरा बार पैकेट जा रहा है क्लाइंट की तरफ से, वो टीटीएल वैल्यू कितने के साथ जा रहा है, 2 के साथ, 2 के साथ। अब यहाँ पे अब मान के चलिए ये राउटर भी हमारा पहला जो राउटर है वो गलत है, ठीक है, यहाँ पे ये राउटर है ना, तो पहला राउटर आपका गलत है, तो इसमें क्या माइनस किया, कितना माइनस किया जाएगा 1 सर -1। तो ये कितना बच गया हमारे पास 1 बच गया सब पर भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, द फर्स्ट इनकरेक्ट राउटर सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम टीटीएल, यानी जो हमारा ये राउटर था, यहाँ पे देखिए मेरा कर्सर जो है, ये राउटर हमारा गलत था तो इसने क्या किया, एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, बट सिंस नाउ इट्स नॉट 0, ये तो हमारा 0 नहीं हुआ, टीटीएल वैल्यू क्या इतना दिखा रहा है, टीटीएल आपका 1 ही रह गया, 1 हो गया ना, तो अभी तो 0 नहीं हुआ जो हमारा पैकेट डिस्कार्ड होगा,
ठीक है, हमारा यहाँ पे भी नॉट 0, अभी हमारे पास कितना है टीटीएल वैल्यू 1, तो नाउ इट फॉरवर्ड द पैकेट टू द अनदर राउटर, ये हमारा क्या होगा, अनदर राउटर के पास पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, फिर अगर हमारा दूसरा राउटर गलत होगा तो फिर हमारा क्या होगा, पैकेट डिस्कार्ड हो जाएगा, फिर ओरिजिनेट कंप्यूटर के पास होगा, फिर एक मल्टीप्लाई करके भेजेगा, तो इसमें हमारा इसका टीटीएल वैल्यू फिर 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितने बार चलेगा, ये प्रोसेस कितने बार चलेगा, 16 बार सर। 16 बार। अगर इसको इतने बार में इसको इसका डेटा यानी इसका डेस्टिनेशन कंप्यूटर मिल जाता है, मैं इसको अब बड़ा कर लेता हूँ और मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, देखिए। ठीक है, जैसे इसका जैसे 3 बार में चला, चौथा बार में इसका जो डेस्टिनेशन था होस्ट, उसके पास ये आपका डेटा पहुंचा दिया गया। ठीक है, अब बताइए आपको टीटीएल समझ में आया कि ये कैसे काम करता है? यस सर। क्लियर है? यस सर। हैक करना। ठीक है, तो आगे हम लोग अब देखें। यस सर। अगर इसका किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो अभी ले लीजिए। ठीक है, एक मिनट हो गया सर। ले लिए? ओके, अब मैं कर लेता हूँ यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर। अब लोग पीपीटी पे चलते हैं, हमारा पीपीटी कहाँ था? अब एनएस लुकअप का यूज करेंगे हम लोग। एनएस लुकअप देखिए, नेम सर्वर लुकअप के लिए मेनली यूज होता है, इसका बहुत सारा यूजेस है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आके टाइप एनएस लुक अप करोगे और फ्लैश देख के क्वेश्चन मार्क देके एंटर करोगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कुछ ही ऑप्शन दिखा रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे करोगे तो बहुत सारे इसके ऑप्शन है, आप बहुत सारा यहाँ पे चेकअप कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको गूगल पे चलते हैं हम लोग और यहाँ पे टाइप करते हैं एनएस लुकअप, एनएस लुकअप कमांड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आइए और कमांड एनएस लुकअप कमांड्स में देखिए, यहाँ पे आप बहुत सारा यहाँ पे टाइप सी नेम फाइंड कर सकते हो, बहुत सारा चीज यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हो। जैसे हम लोग आते हैं यहाँ पे, देखिए होस्ट सर्वर है, सर्वर डोमेन है, फिर यहाँ पे अगर कमांड्स देखोगे तो देखिए यहाँ पे क्वेरी टाइप कर सकते हो, क्या आपको क्या चाहिए। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे आप काम कर सकते हो एनएस लुकअप के थ्रू। बट यहाँ पे हम लोग कुछ बेसिक यूज करते हैं, जैसे एनएस लुकअप किया मैंने और मैं कर देता हूँ tower.in, तो ये देखिए आपको ज्यादा रिजल्ट नहीं दिया, सिर्फ आपको आईपी वर्जन 4 दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे गूगल करता हूँ तो देखते हैं गूगल का क्या रिजल्ट देता है। तो देखिए गूगल का हम लोगों को आईपी वर्जन 4 और 6 दोनों दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, क्या किधर गया मेरा ब्राउजर, एनएस लुकअप टाइप कमांड। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारा टाइप्स कमांड दिखेगा। यहाँ पे यहाँ पे आते हैं, जैसे कि सेट क्वेरी टाइप्स। जैसे आप क्या क्या एनएस लुकअप के थ्रू फाइंड कर सकते हो, ए रिकॉर्ड फाइंड कर सकते हो, सी नेम फाइंड कर सकते हो, फिर मेल एक्सचेंजर फाइंड कर सकते हो, फिर टीएक्सटी रिकॉर्ड फाइंड कर सकते हो, बहुत सारा चीज फाइंड कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, एनएस रिकॉर्ड देके उसके टाइप्स को ये देना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, एनएस लुकअप हैपन टाइप इक्वल टू एनएस और किसका चाहिए, google.com और एंटर किया। तो ये आई थिंक मैंने कुछ यहाँ पे गलती किया, इनवैलिड ऑप्शन दिखा रहा है, टाइप्स होगा नहीं, इनवैलिड ऑप्शन, अच्छा एक होगा, एक सेकंड में चेकआउट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे हैपन मैंने टाइप करके दिया एनएस यानी नेम सर्वर लुकअप किया। ये देखिए नेम सर्वर कितना है गूगल के पास, 4 नेम सर्वर गूगल का दिखा दिया। ठीक है, अगर आपको अदर जैसे एमएक्स रिकॉर्ड चाहिए गूगल का, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एमएक्स कर देंगे और एंटर करेंगे। ठीक है, तो देखिए गूगल का यहाँ पे आपको एमएक्स रिकॉर्ड यहाँ पे लाके दे दिया। अगर आपको एसपीएफ रिकॉर्ड चाहिए तो आपको यहाँ पे सिंपल या सीनेम चाहिए तो आपको सीनेम यहाँ पे, हम लोग ये सब क्या होता है आगे देखेंगे। सीनेम किया और मैंने एंटर किया,
तो गूगल का जो सी नेम रिकॉर्ड था वो लाके हम लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि एनएस लुकअप का और भी अदर यूजेस क्या कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, समझ में आया सभी को? यस सर। हम लोगों ने यहाँ पे नेम सर्वर निकाला, एमएक्स रिकॉर्ड निकाला, फिर एसपीएफ रिकॉर्ड भी निकाल सकते हैं, सी नेम भी निकाल सकते हैं। तो ये सब क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे आगे की क्लासेस में, बट यहाँ पे यूजेस आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरह से हम लोग एनएस लुकअप का कमांड यूज करते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं क्या है हमारा। आगे हम लोग देखते हैं सम इम्पोर्टेंट वेबसाइट फॉर रिकॉन, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट जिसके थ्रू हम लोग रिकॉन यानी इंफॉर्मेशन गैदरिंग करेंगे। पहला है हमारा हु इज लुकअप। अगर आपको हु इज लुकअप करना है तो आपको यहाँ पे बहुत सारा वेबसाइट मिल जाएगा। आपको गूगल पे जाना है और सिंपल आपको टाइप करना है हु इज और लुक अप और करके एंटर देना है। आपको बहुत सारा वेबसाइट मिलेगा। तो मैं आपको फर्स्ट वाले आपको जो मन ओपन कर लो। मैं फर्स्ट वाले वेबसाइट पे आया। यहाँ पे आपको क्या करना है, एंटर ए डोमेन नेम और आईपी एड्रेस। यहाँ पे आपको क्या देना है, डोमेन नेम देना है या आईपी एड्रेस देना है। तो मैं एक बार यहाँ पे सीएमडी फिर से ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, और एनएस लुक अप किया मैंने, हाइफन टाइप दिया मैंने, इक्वल टू दे दिया एनएस। ठीक है, और मैं दिखा रहा हूँ hackertower.in। ये देखिए हैकर्स टावर का कितना आपको नेम सर्वर देखने को मिल रहा है, ये बताइए। नेम सर्वर कितना देखने को मिल रहा है? ये दो। अब यहाँ पे अगर आके मैं टाइप करता हूँ hackertower.in और मैं सर्च करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझसे वेरिफिकेशन के लिए बोला जा रहा है, तो मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। वो मैंने किया। तो यहाँ पे भी आपका जो नेम सर्वर दिखेगा वो आपको 2 ही दिखेगा, एक्स्ट्रा आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए हु इज रिकॉर्ड में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आए। तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन का, यहाँ पे देखिए बहुत सारे वेबसाइट क्या करते हैं, जब आप डोमेन नेम परचेज करोगे ना तो आपसे कुछ पैसा पे करवाएंगे और वो आपको आइडेंटिटी यानी आपके कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को क्या करने के लिए, हाइड करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए रीडायरेक्टेड फॉर प्राइवेसी, यानी ये आपके प्राइवेसी के लिए हाइड कर दिया गया है। बट यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेंट कंट्री कहाँ का दिया गया, कंट्री इंडिया का। ठीक है, रजिस्ट्रार कौन है, गोडैडी के थ्रू किया गया है। ये फिर आपका रजिस्ट्रार का आपका स्टेटस हाइड कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे आपको देखिए एक और ऑप्शन मिल रहा है डेट का, कब क्रिएट किया गया था, यानी कि इस वेबसाइट को कब क्रिएट किया गया था, इसके डोमेन को कब परचेज किया गया था, एक्सपायर कब होगा और लास्ट अपडेट कब होगा। अब ये देखिए आप एक हैकर्स के लिए एक्सपायर डेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब पूछिए क्यों? अब आपको अगर किसी भी वेबसाइट का एक्सपायरेशन डेट पता चल जाएगा तो उससे आपको क्या बेनिफिट होगा, हैकर को क्या बेनिफिट होगा, किसी को कोई आइडिया है? ये बताइए। यस सर, वो उसको सर परचेज कर सकता है, उस डोमेन नेम को परचेज कर सकता है। अब फॉर एग्जांपल ये बताइए, गूगल का मान के चलिए अगर डोमेन एक्सपायर होने वाला होगा, ठीक है, और गूगल का जो ऑनर है उनके पास उनको ध्यान नहीं होगा, तो अगर कोई हैकर उसको परचेज कर सकता है। परचेज करके अगर गूगल के मेन जैसे google.com है उसके मेन साइट पे कोई फिशिंग का पेज लगा देगा, तो क्या पर्सन को लगेगा कि कोई फेक वेबसाइट है, वो किसी ने ये परचेज कर लिया इसका डोमेन नेम, नहीं ना? तो उस तरह से हम लोग इसका यूज ले सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए नेम सर्वर हम लोगों को हैकर्स टावर का कितना मिला था, 2 सॉरी, रिजल्ट दोनों का सेम आया हम लोगों को नेम सर्वर का। ठीक है, और यहाँ पे अदर इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पे अपना लिनक्स में सर्च करना चाहते हो तो मैं अपना लिनक्स मशीन ऑन कर ले रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं अगर आपको लिनक्स में करना है तो आपको कोई वेबसाइट पे जाने का जरूरत नहीं है। आपके लिनक्स में ये प्री इंस्टॉल्ड होता है। आपको सिंपल करना है हु इज और आपको वेबसाइट का नाम दे देना है। ठीक है, .in माइक बंद कीजिए जिनका माइक ऑन है, और यहाँ पे मैंने हु इज दे दिया। और यहाँ पे देखिए अब हम लोगों को टर्मिनल के फॉर्म में यानी कमांड लाइन पे हम लोगों ने अपना इन्फॉर्मेशन गैदर किया है। यहाँ पे हु इज लुकअप किया, यहाँ पे आपको जो जो इन्फॉर्मेशन उस वेबसाइट के थ्रू मिल रहा था यहाँ पे भी वही इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए हैकर्स टावर के नीचे यहाँ पे आपको ईमेल वगैरह कुछ नहीं दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्सपायरेशन डेट, क्रिएशन डेट और अपडेशन डेट दिखाया जा रहा है। फिर इंडिया का ये सब तो उसमें भी दिख रहा था।
बट यहाँ पे देखिए इसमें बहुत सारा चीज प्राइवेट है। नेम सर्वर देखो, आप लोगों को नेम सर्वर कितना दिखाया गया था वहां पे, एनएस लुकअप किए थे हम लोग, फिर हम लोग हुइज लुकअप पे भी देखे, दोनों का सेम दिखा रहा है नेम सर्वर। जो दिखा था। हाँ, Yes, sir, अब मैं yes, क्या sir. करता हूँ, दो ही थे, दो ही थे। हाँ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, गूगल का या फेसबुक का ट्राई करता हूँ एक बार, facebook.com और एंटर किया तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को बहुत चीज देखने को मिल रहा है। नेम सर्वर इसमें कितना मिल रहा है, टेक ईमेल मिल रहा है, टेक ईमेल मिल रहा है, एक टेलीफोन नंबर मिल रहा है, पोस्टल कोड मिल रहा है, यहाँ पे कनाडा का ऐसा सीए है तो कनाडा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और एक एडमिन का फोन नंबर मिल रहा है, एडमिन का ईमेल आईडी मिल रहा है, दिख रहा है आप लोगों को, ये देखिए इंफॉर्मेशन मिल रहा है ना, यहाँ पे देखिए Yes, sir. रजिस्ट्रार का इंफॉर्मेशन लिखा जा रहा है, आपको ईमेल आईडी भी मिल रहा है, उसका एड्रेस भी मिल रहा है, ठीक है, कहाँ है, कौन से सिटी का है वो भी बताया जा रहा है। देखो मेनलो पार्क करके कोई जगह है उसमें है, पोस्टल कोड उसका ये है, फोन नंबर ये है, तो यहाँ पे देखिए आपको इंफॉर्मेशन मिला, ये बताइए इंफॉर्मेशन मिला कि नहीं। तो हुई लुकअप से आपको देखिए कितना ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकता है। अगर किसी वेबसाइट ने अगर ये इसको प्रोटेक्ट नहीं करके रखा है तो आपको उसका ईमेल, कांटेक्ट, लोकेशन, सारा चीज इंफॉर्मेशन मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। लोकेशन मिलेगा। वहां पे आपको दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे देखिए सिटी वगैरह पोस्टल कोड है तो उसके थ्रू आप निकाल सकते हो, ठीक है। स्टेट देखिए, स्टेट दिया हुआ है, सिटी दिया हुआ है, स्टेट दिया हुआ है, पोस्टल कोड दिया है, यूएसए है कंट्री, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक देखिए, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों को और कुछ करना पड़ेगा जिससे कि हम लोगों को लोकेशन, ईमेल आईडी मिला है, हम लोग उस पर फिशिंग कर सकते हो, सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं, सिर्फ हम लोग अगर हम लोगों को किसी भी पर्सन का इतना सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा। फिर जो नेक्स्ट हमारा वेबसाइट है वो है नेटक्राफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं नेटक्राफ्ट पे। अगर आप गूगल पे आके आपको सिंपल करना है सर्च नेटक्राफ्ट, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपको वेबसाइट से रिलेटेड टेक्नोलॉजी बताता है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर वे में बताएगा। तो आपको यहाँ पे और एक ये काम करता है कि अगर आपके पास, आप देख रहे हो कि कोई फिशिंग वगैरह का पेज है या वेबसाइट है तो आप इस पे रिपोर्ट कर सकते हो फ्रॉड के तौर पे, कि वो फ्रॉड का वेबसाइट है, फ्रॉडिंग वेबसाइट है, फिशिंग वेबसाइट है, आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए व्हाट्स द साइट रनिंग, यानी कि वो साइट क्या क्या रन कर रहा है वो बताएगा ये। जैसे कि मैं हैकर्स टावर का लेके चल रहा हूँ और मैंने किया सर्च, ठीक है, तो देखते हैं हम लोगों को क्या क्या इंफॉर्मेशन ये लाके देता है। तो ये रन हो रहा है, तो रन होने देते हैं, पहले इसको कंप्लीटली सर्च लेने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बैकग्राउंड क्या दिखा रहा है, बैकग्राउंड से रिलेटेड साइट टाइटल हैकर्स टावर है, साइट का रैंक क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, डेट फर्स्ट सीन कब दिखा था, प्राइमरी लैंग्वेज क्या है, नेटक्राफ्ट रिस्क रैंक क्या है, 1% है, ठीक है। उसके बाद नेटवर्क से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिखाया जा रहा है हम लोगों को, ठीक है, कि क्या क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, होस्टिंग कंट्री यूएसए दिखाया जा रहा है, आईपी एड्रेस दिखाया जा रहा है। फिर यहाँ पे आप जाइए, डोमेन नेम दिखाया जाता है, नेम सर्वर यहाँ पे दिखा रहा है, प्राइमरी नेम सर्वर यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, इंडिया है। फिर यहाँ पे होस्ट मास्टर का एडमिन है दिखा रहा है, डीएनएस कहाँ से परचेज किया गया था, होस्ट मास्टर एडमिन एक यहाँ पे ईमेल दिखाया जा रहा है। फिर यहाँ पे अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको साइट सर्टिफिकेशन के वगैरह सारा, यहाँ पे आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको साइट से रिलेटेड टेक्नोलॉजी दिखा रहा है। देखिए साइट टेक्नोलॉजी दिखा रहा है कि वो वेबसाइट क्या यूज कर रहा है साइट में, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पे आओगे तो इसके बारे में आप देख सकते हो, जैसे नीचे में देखिए, मैं इसको, हाँ देखिए टेक्नोलॉजी दिखा रहा है यहाँ पे, देखिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज की क्या क्या यूज करके कौन कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया गया है, ये सारा चीज यहाँ पे दिखा रहा है। अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो एक एक्सटेंशन आता है वेपलाइजर, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आएगा आपको वेपलाइजर एक्सटेंशन के नाम से आएगा, आपको सिंपल वेपलाइजर को इंस्टॉल कर लेना है बस, और आपको कोई काम नहीं करना है। एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने के लिए जैसे यहाँ पे रिमूव फ्रॉम क्रोम मैंने कर दिया यहाँ पे,
और यहाँ पे आप जैसे ही वेबलाइजर सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे आपको वेबलाइजर देखने को मिलेगा। सिंपल आपको क्या करना है, ऐड टू क्रोम कर लेना है, ऐड एक्सटेंशन करना है, आपका एक्सटेंशन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है तो इसको इंस्टॉल पहले हो जाने देते हैं। एडिंग टू क्रोम दिखा रहा है यहाँ पे नीचे में, सभी को दिख रहा है? यस सर। ठीक है, तो वेट कीजिए, यहाँ पे जैसे ही ये हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। एक बार मैं पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ। आई थिंक नहीं हुआ, फिर से मुझे करना पड़ेगा रिलोड। देखिए आ गया हमारा, ये देखिए एक्सटेंशन यहाँ पे साइड में आ गया हमारा वेबलाइजर। तो मैं इसको क्या करता हूँ, पिन कर देता हूँ, यहाँ पे आ गया। अब आपको अगर कोई भी वेबसाइट से रिलेटेड टेक्नोलॉजी, यानी कि वो वेबसाइट क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, तो आपको उस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जैसे कि मैंने हैकरस्टाउट की वेबसाइट को ओपन कर लिया और वहां पे वेबलाइजर को ऑन करना है। उसके लिए आपको बता देगा कि आपका जो साइट है किस किस चीज से बना हुआ है, क्या क्या फ्रेमवर्क यूज कर रहा है। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, द टेक यूनिक वेबसाइट ऑन करता हूँ, theTechUniqueAcademy.com। अब यहाँ पे आइएगा और अगर अपना वेबलाइजर को ऑन कीजिएगा तो यहाँ पे वेट कीजिए, पहले ये अभी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है। ये देखिए ये क्या दिखा रहा है, CMS का मतलब होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो ये देखिए आपको वर्डप्रेस के थ्रू ये वेबसाइट को किसके थ्रू बनाया गया है, वर्डप्रेस का। और वर्डप्रेस का कौन सा वर्जन यूज हो रहा है, दिख रहा है आपको, 6.1.1। अगर इसमें कोई वल्नरेबिलिटी होगा तो हम लोग डायरेक्ट पता कर सकते हैं कि ये वेबसाइट वल्नरेबल है। डेटाबेस के लिए MySQL यूज हो रहा है, और फिर यहाँ पे अदर टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है डिफरेंट कामों के लिए। दिख रहा है सभी को, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है PHP, वेब सर्वर है अपाचे का, ये सब आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो अब ये बताइए कि आप अगर किसी भी वेबसाइट को, आपको टेक्नोलॉजी के बारे में पता चल जाएगा कि वो कौन सा वर्जन यूज कर रहा है, कौन सा सर्वर यूज कर रहा है, तो आपके लिए एक इजी हो जाएगा ना कि उस वेबसाइट को हैक करना। ये बताइए, उस वेबसाइट को हैक करना आपके लिए इजी हो जाएगा कि नहीं? सर हेलो। हाँ हाँ बोलिए। यस सर। सर ये अपाचे सर्वर क्या है, मतलब एक ही वेब सर्वर क्या सर्वर है। लिनक्स में भी यही काम करता है? नहीं, ये देखिए